अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, अब हम देखते हैं टैक्स रिजीम्स का कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम फिर रेजिडेंशियल स्टेटस की तरफ मूव करेंगे। टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो हम थ्रू आउट द कोर्स पढ़ ही रहे होंगे, जिस भी हेड ऑफ इनकम में जाएंगे, जिस भी एलिमेंट ऑफ इनकम को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि ये किस रिजीम में फॉल कर रही है इनकम और इसकी टैक्सेशन किस तरह से हो रही है। सो दिस इज़ नॉट अ टॉपिक कि जो हम अभी स्टार्ट करेंगे और एंड हो जाएगा। दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इनकम टैक्स डिस्कशन। ठीक है, इंशाल्लाह। तो इसमें तो कुछ एग्जाम्पल्स होंगी, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं जगह जगह कि ये एनटीआर में चली गई, ये एफटीआर में, ये सेपरेट में, ये मिनिमम। दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। You yourself will come to the comprehensive list when the course will be over for income tax ordinance, inshallah. तो अभी हमारा मकसद क्या है? अभी हमारा मकसद ये है कि हम की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान लें। सबसे पहले हम की रिजीम्स को पहचान लें कि रिजीम्स हैं क्या, इनकम टैक्स रिजीम्स हैं क्या, और फिर हम उन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान लें कि जो हमें ये हेल्प आउट करे किसी भी इनकम को डिटरमिन या क्लासिफाई करने के लिए कि ये कहाँ जाएगी और इसकी टैक्सेशन कैसे होगी। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, बट येस अ वेरी गुड बेसिक सॉर्ट ऑफ डिस्कशन व्हिच विल फॉर्म द बेसिस ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, टैक्स रिजीम, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय टैक्स रिजीम। रिजीम का मतलब क्या है, किसको कहते हैं रिजीम? Regime, tax regime is basically a categorization that how we tax or how we treat or how we execute the taxability of various incomes under different modes. बहुत सिंपल बात है। अब इसको समझाने के लिए मैं बहुत छोटी छोटी सी एक दो एग्जांपल दूंगा तो आप लोग वैसे समझ जाएंगे इसका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर किसी पेरेंट के मेरे बच्चे हैं ना, अब मेरे जो बच्चे हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं, सबको डील करने का तरीका एक जैसा नहीं है। एंड बीइंग अ पेरेंट आई हैव टू डील ऑल माय किड्स एज पर देयर नेचर, एज पर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एज पर देयर क्वालिटी। आई कैन नॉट बी हार्श टू एवरीवन। मतलब जो बच्चा मेरी बात फौरन मान लेता है, आई डू नॉट नीड टू बी हार्श, आई डू नॉट नीड टू बी स्ट्रिक्ट पेरेंट टू दोज किड्स। जो बच्चा नहीं मानता उसको फिर मुझे थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है। ठीक है, जो थोड़ी सी तरह चॉकलेट की लालच देके मानता है उसको चॉकलेट की लालच देना पड़ता है। ठीक है, जो अच्छे से पढ़ लेगा, द सेम स्टैंड्स गुड फॉर माय स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब क्लास के अंदर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो क्या सारे स्टूडेंट्स एक ही तरह से समझ जाएंगे, एक ही तरह से पढ़ लेंगे? नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो ऑनलाइन घर बैठे पढ़ लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो क्लास में आके पढ़ेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो क्लास में आके भी नहीं पढ़ेंगे, मुझे उनके सर पे खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जरा करो बेटा सवाल, और अगर नहीं किया तो घर से 3 दफा करके लेके आना। तो हमने कहा सर, सो दिस इज हाउ वी डील डिफरेंट थिंग्स विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्या मैं अपने सारे क्लाइंट्स को सेम तरह से डील करता हूँ? आंसर इज नो। क्या मैं सारे लोगों को सेम तरह से डील करता हूँ? आंसर इज नो। इसी तरह क्या ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सारी इनकम को एक ही लाठी से हाँकेगा? आंसर इज नो। क्या ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सारी इनकम को एक ही तरह से ट्रीट करेगा? आंसर इज नो। क्या उनकी टैक्सेशन का तरीका एक ही होगा? आंसर इज नो। तो हर इनकम पर हमारा तरीका क्या होगा ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बता दिया है। ठीक है, और वो तरीका किस चीज पे बेस कर रहा होगा? अ वेरी सिंपल डिस्कशन। किस चीज पे बेस कर रहा होगा? वो तरीका बेस कर रहा होगा कि कब कौन सा मेथड लॉ मेकर को इजी लग रहा कलेक्शन के लिए, उसने उसको उस एम्बेड में डाल दिया। टैक्स वाला यहां अपने पर्सपेक्टिव से सोचेगा कि मेरे लिए कौन सी इनकम पर टैक्स की कलेक्शन किस तरह से ज्यादा आसानी से ज्यादा अच्छे से हो जाएगी, किधर लोगों की 2 नंबरियां मैं आसानी से अवॉइड कर लूंगा, किधर रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा हो सकती है, किधर
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट कम से कम हो सकती है और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। उसको मद्देनजर रखते हुए ये मुख्तलिफ मोड्स आपके पास ऑर्डिनेंस में गिवन है। टैक्स रिजीम बाइफर्केशन हो गई 2-3 कैटेगरीज के अंदर, इस तरह से अब ये इनकम टैक्स होगी। आर यू गेटिंग दिस? So this is the basic concept कि why these tax regimes exist, because हम हर इनकम को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। Are you getting this? ऐसा होता है ना, कभी आप देखा होगा नॉर्दर्न एरिया जब गए हो तो रेवड़ चल रहे होते हैं, तो रेवड़ के अंदर कुछ शरीफ बकरियां भी होती हैं और कुछ ज़रा शरीर बकरियां भी होती हैं। तो वो जो चरवाहा होता है ना, वो डंडा लेके भी, वो फिर डंडा भी उसी को लगाता होता है जो शरीर होती है। सो नाउ दिस कॉन्सेप्ट होल्ड्स good in every walk of life, not only income tax ordinance। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास bifurcations है, टैक्स रिजीम है। अच्छा, कितनी टैक्स रिजीम है? broadly speaking we have 3 types of tax regimes। number 1 is final tax regime, number 2 is minimum tax regime, and number 3 is normal tax regime। अच्छा, final tax regime, minimum tax regime, normal tax regime। अच्छा, अब हम हर रिजीम को डिस्कस करते हैं, उसकी एग्जांपल्स देखते हैं, सो दैट वी हैव द बेसिक आइडिया व्हाट दीज रिजीम्स आर ऑल अबाउट एंड हाउ डू दे ऑपरेट। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें सारी एग्जांपल्स नहीं है, और सारी एग्जांपल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट दोज। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम की। किसकी बात करेंगे हम बात करते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम की। अच्छा भाई, तो सर नॉर्मल, क्योंकि देखो नाम सीम्स क्वाइट नॉर्मल ना, नाम सीम्स क्वाइट नॉर्मल। अच्छा, तो सर क्या लॉ ने हमें बताया है कि कौन सी इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी? द आंसर इज नो। नहीं बताया लॉ ने। तो लॉ ने क्या बताया? लॉ ने ये बताया कौन सी फाइनल में जाएगी, कौन सी मिनिमम में जाएगी। तो सर नॉर्मल का नहीं बताया, लेकिन बताने की जरूरत नहीं। जो फाइनल में नहीं जाएगी, जो मिनिमम में नहीं जाएगी, वो नॉर्मल में चली जाएगी। बड़ा सिंपल तरीका है। ठीक है, ये ऐसा ही है कि सर क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, क्या आपको ये पता है कि शरीफ कितने हैं? नहीं। ये पता है शरीर कितने हैं? ये 15 शरीर हैं, ये मुझे बता दिया दूसरे टीचर ने। तो जो बाकी हैं वो क्या है? सर वो शरीफ हैं, वो शरीर नहीं, वो तंग नहीं करेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? सो द सेम इज द केस विद द नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो जो फाइनल में नहीं है, जो मिनिमम में नहीं है, वो किधर है? वो नॉर्मल में। ठीक हुई बात। इसका मतलब जो फाइनल में है, ऑर्डिनेंस ने उसका नाम बता दिया होगा, ये फाइनल में है जी। जो मिनिमम में है, ऑर्डिनेंस ने वो बता दिया होगा कि ये वाली इनकम, ये वाली इनकम, ये वाली इनकम, ये मिनिमम टैक्स में फॉल करेगी जी। इसका नहीं बताया होगा नॉर्मल। ये बात तो हो गई। अब हम देख भी लेंगे कि वो कौन सी इनकम है, एग्जांपल्स देख लेंगे, लेकिन ये पता लग गया हमें। अब हम उसकी ना खुसूसियात देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? खुसूसियात देख लेते हैं। क्या खुसूसियात? हमने कहा व्हेन यू विल ट्राई टू टैक्स एनी इनकम, हमें पता है कि हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? कितने हेड्स ऑफ इनकम? हमने कहा सर हमें पता है हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने रेवेन्यू रिसीट का कॉन्सेप्ट देखा था, हमने देख लिए थे। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। हमने कहा सर सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, चलो हमने कहा था फिर कोई एग्जेम्प्ट इनकम भी हमने देखी थी कि होती है। अच्छा, हम ये डेफिनेशन अभी देखेंगे, हमने टोटल इनकम की डेफिनेशन अभी नहीं देखी है।
टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये वाली डेफिनेशन अभी हमें आएंगी बाद में, अभी इन द ड्यू कोर्स आ जाएंगी, लेकिन चूंकि अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैं उसका एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने कहा सर अभी हर हेड ऑफ इनकम हम पढ़ लेंगे और हर हेड ऑफ इनकम में क्या क्या उसूल और ज़वाबित हैं, क्या क्या कवानीन हैं, ये भी हम पढ़ लेंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्या हमें ये पता है कि हाउ वी कैलकुलेट इनकम? यस वी नो, बिकॉज वी आर अकाउंटेंट्स और सी फाइनल पहुंच गए माशाल्लाह। तो हमसे ज़्यादा किसको अच्छा पता होगा कि इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। So for the sake of simplicity, I always used to take the example of business income because we know how to calculate business income because we have been making profit and loss statements since inception of our academic hood of CA. अच्छा, तो हमने कहा कि सर we know कि revenue, turnover, sales या in general मैं कह दूँ receipts, बिजनेस इनकम के लिए आप सेल और टर्नओवर का वर्ड यूज करोगे, बाकी हेड्स के लिए आप रिसीट्स का वर्ड यूज कर लोगे। देखा सर उसमें से हम लेस कर दिया करते थे एक्सपेंसेस, देखा बिल्कुल एक्सपेंसेस लेस करते थे आप, तो आ जाता था आपके पास प्रॉफिट। वही प्रॉफिट तो आपकी इनकम था। देखो रेवेन्यू, टर्नओवर, सेल्स, ये रिसीट्स, दिस इज नॉट योर इनकम, दिस इज टर्नओवर, दिस इज रेवेन्यू, इनकम नहीं है। इनकम तो बॉटम लाइन है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने 25 मिलियन का रेवेन्यू अर्न किया और 28 मिलियन की एक्सपेंसेस हैं, तो 3 मिलियन का तो लॉस आ गया। तो क्या आप कहोगे कि मेरी तो इनकम थी? नहीं थी ना इनकम, बिकॉज रेवेन्यू इज नॉट इनकम। अच्छा, लेकिन वो बात अलग है कि हमने इनकम की डेफिनेशन में देखा कि लॉ ने एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को इनकम की डेफिनेशन में डाल दिया, वो हमने देख लिया है, उसको दोबारा देखेंगे। तो हमने कहा सर बिजनेस इनकम का तो आइडिया है, डू वी हैव द आइडिया ऑफ द अदर हेड्स? The answer is yes. Sir, the similar pattern will follow for other heads. Let's see. हमें नहीं पता कि बाकी हेड्स में क्या होने वाला है। अज्यूम करो आपको कैपिटल को कुछ भी याद नहीं है, यानी सी एंटर का, तो हमने कहा सर सारे हेड्स के साथ यही होगा। सारे हेड्स के साथ यही होगा। अच्छा, फिर हमें थोड़ा बहुत याद आता है सी एंटर का। हमने कहा नहीं सर, सैलरी के अंदर एक्सपेंसेस लेस नहीं हो सकते। अच्छी बात है, हम पढ़ेंगे तो और भी देख लेंगे, लेकिन नहीं हो सकता, आपको पता है तो अभी से काट दो उसको, ठीक। बाकी सब चीज़ जी बिल्कुल ठीक, ऐसे ही करेंगे। तो ये इनकम आ गई। अच्छा, फिर होता क्या है? होता ये है कि अगर हम इन सब को सम कर लें ना, तो हमने कहा सर लॉ कहता है कि ये है टोटल इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम वो जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। एग्जाम्पल भी दे दें कोई, सबसे आसान एग्जाम्पल होती है जो मैं हमेशा देता हूँ एग्रीकल्चरल इनकम की। अगर किसी की एग्रीकल्चरल इनकम है तो क्या उसके टर्नओवर हो सकता है? यस। क्या उसकी एक्सपेंसेस हो सकते हैं? यस। बॉटम लाइन इनकम आ गई है, क्या वो टैक्सेबल है? नो। इसी तरह कोई और एग्जेम्पशन भी हो सकती है, सैलरी की भी एग्जेम्पशन हो सकती है, ठीक है। कोई और एग्जाम्पट हो सकती है, हम देखेंगे कि कोई रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट उसकी फॉरेन सोर्स इनकम आ रही है, एग्जाम्प्ट होगी। कोई भी इनकम एग्जाम्प्ट हो सकती है। तो हमने कहा टोटल इनकम आ गई, टोटल इनकम। तो सर क्या इस पर टैक्स लग जाएगा? क्या हम इस पर टैक्स की परसेंटेज लगाते हैं? हमने कहा नहीं नहीं, इस पर टैक्स की परसेंटेज ना लगाओ। एक काम करो, टोटल इनकम है, हमने कहा जी सर टोटल इनकम है, उसमें से आप लेस कर दो एग्जाम्प्ट इनकम
और लेस कर दो डिडक्टेबल अलाउंसेस। तो ये बन जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। यानी कि टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला क्या है? टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए, यानी कि टैक्सेबल इनकम वो इनकम जिस पर टैक्स लगेगा, जिस पर हम रेट लगाएंगे। तो सर टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल इनकम में से आपने लेस कर दी एग्जेम्प्ट इनकम। यानी अगर कोई पूछे टोटल इनकम निकालो तो एग्जेम्प्ट इनकम ऐड करके दिखानी है, लेकिन अगर कोई पूछे टैक्सेबल इनकम निकालो, यानी जिस पर टैक्स लग रहा है, जिस पर टैक्स रेट लगेगा, उसमें से आपने एग्जेम्प्ट इनकम हटा देनी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पर टैक्स तो लगेगा नहीं। और फिर एक और चीज़ भी आप लेस कर दोगे, वो क्या? मैंने कहा सर वो है डिडक्टेबल अलाउंसेस। ग्रीन से मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। वाई आई हाईलाइट दिस विद द ग्रीन? क्योंकि ये चीज़ हमें बेनिफिट दे रही है। कैन आई हाईलाइट दिस विद ग्रीन एज वेल? हमने कहा यस, दिस इज ऑल्सो आवर बेनिफिट बिकॉज दिस इज नॉट बीइंग टैक्स्ड। ये भी टैक्स नहीं हो रहा, डिडक्टेबल अलाउंस भी हमारी टैक्सेबल इनकम को कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फायदे की चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर हमने फॉर्मेट देखा था हमने एक फॉर्मेट देखा था, तो नहीं देखा था या नहीं देखा था, लेकिन हम देखते हैं अभी फॉर्मेट। टैक्स की कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट देखेंगे हम, डिटेल्ड फॉर्मेट देखेंगे हम। हमने कहा डिटेल फॉर्मेट तो देखेंगे, एक छोटा सा फॉर्मेट तो पहले बना लें, मुख्तसर फॉर्मेट। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है ये नॉर्मल टैक्स रिजीम के लिए है। यानी इसमें वो वाली इनकम आ रही है जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेंगी, और टैक्स लायबिलिटी भी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि हम पहले बात ही नॉर्मल की कर रहे हैं। तो हमने कहा सर नॉर्मल टैक्स रिजीम में जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। हमने कहा सही भाई, सबसे पहले टोटल इनकम आ गई, कैसे आई वो आपने देख लिया। अच्छा भाई, तो टोटल इनकम, अच्छा टोटल इनकम कैसे आएगी टोटल इनकम? टोटल इनकम आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि टोटल इनकम इस पूरी वर्किंग से आएगी, और इस पूरी वर्किंग में सारे हेड्स ऑफ इनकम की वर्किंग शामिल है। तो दिखने में ये जितनी आसान वर्किंग लग रही है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, फॉर दिस वी हैव टू स्टडी ऑल हेड्स ऑफ इनकम, कि कौन सी रिसीट्स हर हेड ऑफ इनकम में चार्जेबल टू टैक्स होती है, कब होती है, कौन से एक्सपेंसेस लेस हो सकते हैं। और इसमें हमें 7 तरह की टोटल चीज़ें हमें हर हेड ऑफ इनकम के अंदर पढ़नी है, वो हम देखेंगे क्या है। ठीक, हर हेड ऑफ इनकम में हमें 7 तरह की चीज़ें पढ़नी है। जब हम वो 7 तरह की चीज़ें पढ़ लेंगे तब हमारा हेड ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो सर वो 7 तरह की चीज़ें क्या हैं? वो 7 तरह की चीज़ें क्या हैं बता देते हैं आपको, चलें वो भी बता देते हैं हाथ के हाथ, कि जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं इन हेड्स ऑफ इनकम की, जाहिर सी बात है एग्जेम्प्ट को छोड़कर, एग्जेम्प्ट इज नॉट हेड ऑफ इनकम। अगर मैं इन हेड्स ऑफ इनकम की बात करूं, तो हमने कहा कि हमें इनके बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा। हमें हर हेड ऑफ इनकम के बारे में 7 चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी, तब जाके हमारा हेड ऑफ इनकम कंप्लीटली और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा। सबसे पहले हमें हर हेड ऑफ इनकम की पढ़नी पड़ेगी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। फिर हमें पढ़ने पड़ेंगे इसके चार्जिंग सेक्शंस। फिर हमें पढ़नी पड़ेंगे इसके कि हर हेड में चार्जिंग सेक्शन मतलब कौन कौन सी चीज़ें इसमें चार्जेबल टू टैक्स होंगी, कौन कौन सी रिसीट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स इस हेड में जाएंगे। फिर हमें पढ़ने पड़ेंगे इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हम लेस कर सकते हैं, कब लेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें पढ़ना पड़ेगी इसकी एग्जेम्पशंस, कौन कौन से एलिमेंट एग्जेम्प्ट होंगे, यानी जिन पर टैक्स नहीं लग रहा होगा। फिर हमें देखना पड़ेगा उस हेड के लॉसेस का ट्रीटमेंट,
फिर हमें देखना पड़ेगा उस हेड में अगर कोई विदहोल्डिंग के प्रोविजंस हैं देखना पड़ेंगे। और हमें उसमें उसकी ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम देखना पड़ेगी कि वो जो इनकम आ रही है उस हेड के अंदर, क्या वो फॉरेन सोर्स इनकम है या वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अगर हम ये 7 चीजें हर हेड ऑफ इनकम की पढ़ेंगे तो हेड ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब कि सर ये सारे हेड ऑफ इनकम की 7 चीजें पढ़ना पड़ेंगी, एंड इट्स अ ह्यूज थिंग, नॉट इजी टास्क। तब जाके हमारे पास ये टोटल इनकम आएगी जी। उसमें से आप लेस कर दें एग्जेम्प्ट इनकम, उसमें से आप लेस कर दें डिडक्टिबल अलाउंसेस, तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। अच्छा, फिर आप कैलकुलेट करेंगे इसकी टैक्स लायबिलिटी, जो कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा सर इनकम टैक्स ऑन रुपीज, ये वाले जो मैं at normal slab rates। अच्छा, नॉर्मल स्लैब रेट्स कहाँ होते हैं? ये पाए जाते हैं डिवीजन 1 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल। डिवीजन 1 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल में आपको ये रेट्स मिलेंगे। वो रेट आपने अप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ जाएगी ये अमाउंट विच इज कॉल्ड ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। उसमें से आप लेस करेंगे टैक्स क्रेडिट्स, तो ये आ जाएगी आपके पास फाइनल टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। ये मैंने आसान करके एक छोटा सा फॉर्मेट आपके सामने बनाया है ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए दैट हाउ वी विल ट्रीट नॉर्मल टैक्स रिजीम। अच्छा, अब इसके अंदर ये देखिएगा हमें क्या क्या चीज़ें हमारे फ़ायदे की नज़र आ रही हैं। हमने कहा सर ये हमें हमारी फ़ायदे की चीज़ नज़र आ रही है, सर ये भी हमारे फ़ायदे की ही कोई चीज़ लग रही है हमें। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों से हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो रही है, टैक्सेबल इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम बनेगा ना। अच्छा, फिर सर यहाँ पर ये चीज़ हमें थोड़ी फ़ायदे की नज़र आ रही है, टैक्स क्रेडिट्स, चीज़ ज़बरदस्त बात हो गई, ये भी फायदे की चीज़ है। इससे भी टैक्स लायबिलिटी हो रही है आपकी कम हो रही है। तो हमने कहा ये 3 फायदे की चीज़ें में नजर आ गई। इसका मतलब कि टैक्स की दुनिया में 3 बड़ी फायदे की चीज़ें हैं। जब फायदे की चीज़ होती है तो थोड़ा गौर से पढ़ा जाता है। तो सबक हमें ये मिला कि जब हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हुआ करेंगे तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, फोकस्ड, कॉन्शियस, एक्टिव। बाहर तो जो भी पढ़े उसके लिए आपको फोकस, एक्टिव और कॉन्शियस ही होना है। ठीक है, चलो 3 चीजें फायदे की हैं। और क्या चीजें जो हमारे फायदे की है? मैंने कहा सर अगर लॉसेस
आ जाते हैं ना किसी हेड में, लॉसेस इन पर्टिकुलर हेड्स, इन रिस्पेक्टिव हेड्स, फायदे की चीज है। मजे की बात देखो सर, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ टैक्सेबल इनकम की जगह, अच्छा मैंने ये, रुक जाओ, मैंने ये अपॉस्ट्रोफी लगाए हैं, मैंने ये ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, ठीक है। सो लेट मी बी फर्दर स्पेसिफिक, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, एंड लेट मी ओनली हाईलाइटेड विद ब्लू। हाँ, अपॉस्ट्रोफी हटा देता हूँ मैं, ऐसा ना हो कि आप समझें कि भाई ये नेगेटिव का फिगर है। आप लोगों का अल्लाह भला पूछे, सही है। ये जो टैक्सेबल इनकम है ना, ये जो अमाउंट है, दिस कैन नॉट कम नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर इधर कोई टैक्सेबल ओवरऑल टैक्स लॉस या टैक्सेबल लॉस नाम की चीज नहीं आ सकती, हमने कहा नहीं आ सकती। वजह हमने ये बताई कि ये जो लॉस जैसी मखलूक है ना, वो इंडिविजुअल हेड में तो आ सकती है, सैलरी में तो आ ही नहीं सकती, एक्सपेंसेस लेस नहीं हो सकते। कि आईएफपी में मिसाल के तौर पर अगर लॉस आ गया तो हम देखेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या वो आईएफपी की गेन से एडजस्ट हो, क्या वो बिजनेस इनकम की गेन से एडजस्ट होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा हमें भी नहीं पता। बट दिस इज फॉर श्योर दैट ये नेगेटिव फिगर ओवरऑल फिगर को नेगेटिव नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी, कैसे नहीं बनाएगी, अभी मैं नहीं बता रहा आपको, बस अभी आपने ध्यान में रखना है, फिर जब लॉसेस पड़ेंगे तब भी तो कुछ पता लगेगा ना, हर चीज में अभी तो बता नहीं सकता आपको। यानी कि ओवरऑल टैक्स लॉस नाम की कोई चीज नहीं आ सकती, सारे हेड्स का कंबाइंड टैक्स लॉस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। यानी अगर मैं कहूं कि ऐसे टैक्सेबल इनकम की जगह पर जो ब्लू से हमने हाईलाइट किया है, मिनिमम फिगर क्या आ सकती है, यहां पर 0 आ सकती है, 0 से मिनिमम फिगर नहीं आ सकती इधर, ठीक होगी बात। अच्छा, बाकी की बातें लॉसेस के साथ देखेंगे। तो हमने कहा ये है नॉर्मल टैक्स रिजीम का ट्रीटमेंट, और नॉर्मल टैक्स रिजीम में इनकम कौन सी जाती है, हमने कहा सर जो ना एफटीआर में हो, जो ना मिनिमम टैक्स रिजीम में हो, वो किधर चली जाती है, वो चली जाती है नॉर्मल टैक्स रिजीम में चली जाती है। इसका मतलब कि एनटीआर वाली जो इनकम है, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली जो इनकम है, वो बड़ी साधारण सी नॉर्मल किस्म की इनकम है, और नॉर्मल किस्म की इनकम के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है उन्होंने बता दिया आपको। अच्छा, इसी ट्रीटमेंट को हम लिस्ट डाउन कर लेंगे, बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में देख लेंगे अभी, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समराइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ आई विल टेक प्रेयर्स ब्रेक, नमाज का ब्रेक लूंगा, बात कंटिन्यू करेंगे हम, टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा, बट हियर वी विल टेक। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। शबी, तो हम ये बात कर रहे थे, हम नॉर्मल टैक्स रिजीम के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, लॉसेस रिस्पेक्टिव हेड्स में आते हैं। मैंने आपको ये बताया कि ओवरऑल टैक्स लॉस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो लॉसेस भी एक तरह का बेनिफिट है। अच्छा, सेकंड शेड्यूल में और भी बेनिफिट्स हैं, टैक्स रिडक्शंस भी हैं, एग्जेम्पशंस भी हैं, रिडक्शंस फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी भी हैं, टैक्स रेट की रिडक्शंस भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स हैं। तो लेकिन 4 बेनिफिट की चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट करवा दी, जो टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से टैक्स की दुनिया में एक बेनिफिट है। अच्छा, लॉस आना, कोई कह सकता है कि सर लॉस आना तो कोई बेनिफिट नहीं है, लॉस का आ जाना इज नॉट अ बेनिफिट, कैन नॉट बी अ बेनिफिट। हमने कहा लॉस का आ जाना बेनिफिट नहीं है, लेकिन लॉस की वजह से टैक्स की दुनिया में बेनिफिट हो जाता है आपको, क्योंकि आपको टैक्स कम देना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है टैक्स बचाने के लिए आप बिजनेस में लॉस करना शुरू कर दो, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव, अगर लॉस आ गया है तो अब टैक्स कम देना पड़ेगा, बच जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, तो ये बातें हो गई। अब ये सारी की सारी खसूसी, यही सारी हैं खसूसियात। ये जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये जो वर्किंग आ रही है ना, नॉर्मल टैक्स रिजीम की कैलकुलेशन, टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन की, और टैक्स लायबिलिटी की जो एक मुख्तसर सी मैंने कैलकुलेशन बनाई, यही खसूसियात है नॉर्मल टैक्स रिजीम की। क्या मतलब वो सर समझ में नहीं आया? अच्छा भाई, हमने कहा सर यही है इसकी एक्सप्लेनेशन भी, यही है इसकी खसूसियात भी, कि
हर हेड ऑफ इनकम में नॉर्मल नजर आने वाली इनकम को हम क्लब कर देंगे। अच्छा, हेड में वही जाएगी जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में होगी, जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में नहीं होगी वो हेड में भी नहीं जाएगी। एफटीआर वाली इनकम हेड में नहीं जाएगी। सर क्या मिनिमम टैक्स रिजीम वाली इनकम हेड में जाएगी? हमने कहा जो मिनिमम वाली होती है ना वो नॉर्मल भी होती है। अच्छा, अभी वो थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएंगी बातें, इसलिए मैं थोड़ा सा जरा अवॉइड कर रहा हूँ, पहले ये समझ में आ जाए। तो हमने कहा हर हेड ऑफ इनकम के अंडर नॉर्मल नजर आने वाली इनकम को हमने कर दिया क्लब, सम कर दिया। और इनकम कैसे निकलती है? रिसीट्स माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू टर्नओवर माइनस एक्सपेंसेस, उसको हमने सम किया। अच्छा, तो पहले आई टोटल इनकम, क्योंकि उसमें एग्जेम्प्ट इनकम भी शामिल थी। फिर हमने एग्जेम्प्ट इनकम को हटा दिया और डिडक्टेबल अलाउंसेस को हटा दिया। अभी हमें नहीं पता डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है, लेकिन इतना पता है कि कोई ऐसी चीज है जो लेस होने वाली है। अगली जो इस हैंडआउट के बाद डिस्कशन है उसमें डिडक्टेबल अलाउंस का ही डिस्कशन आएगा। तो ये बाहर तौर कोई ऐसी चीज है जो लेस होने वाली है, और जो लेस होगी तो टैक्सेबल इनकम आएगी। डिडक्टेबल अलाउंसेस, जबरदस्त। टैक्सेबल इनकम आ गई। तो सर ये टैक्सेबल इनकम की जो कैलकुलेशन है, क्या नॉर्मल टैक्स रिजीम की है? जी बिल्कुल नॉर्मल टैक्स रिजीम की है, इसमें नॉर्मल वाली ही इनकम है। फिर इस पर हमने स्लैब रेट लगा दिया। कौन सा स्लैब रेट लगा दिया? हमने इस पर नॉर्मल स्लैब रेट लगा दिया। क्या लगा दिया हमने इस पे? हमने इस पर नॉर्मल स्लैब रेट लगा दिया। अच्छा सर, आपने इस पर नॉर्मल स्लैब रेट लगा दिया, तो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम पर नॉर्मल स्लैब रेट इज नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, सिंपल। लेकिन वो फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं है, उसमें से एक और बेनिफिट भी लेस होगा। क्या बेनिफिट लेस होगा? उसका नाम है टैक्स क्रेडिट्स। तो सर ये भी कोई बेनिफिट है? क्या है हमें नहीं पता, क्या चीज लेस होगी हमें नहीं पता, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन होगी लेस, है बेनिफिट, ठीक है। तो ये बेनिफिट भी लेस होगा और आ जाएगी आपके पास टैक्स लायबिलिटी अंडर NTR, ठीक है भाई। तो यही है खुसूसियात, अगर हम अब पढ़ भी ले तो यही है खुसूसियात NTR की। ये मैं आपको बता चुका कि इनकम विच इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज टैक्सेबल अंडर FTR और MTR, और इनकम ऑल्दो प्रोवाइड फॉर टैक्सेबल अंडर PTR और MTR, बट अच्छा इसको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा मैं आपको, सही है, थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। यानी कि बाहर तौर अभी आपने ये ध्यान में रखना है, ये तब समझ आएगा जब आपको FTR MTR समझ आ जाएगा, फिर ये पैरा समझ आएगा। इनकम विच इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज टैक्सेबल अंडर FTR और MTR, तो जो FTR में नहीं जा रही, MTR में नहीं जा रही, या कोई स्पेशल रेट भी नहीं है उसका, यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम का ही नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, तो हमने कहा वो फिर है नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम, नॉर्मल टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। और किसी भी हेड में नॉर्मल टैक्सेबल इनकम आ गई, अब सारे हेड्स की वो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम वाली एलिमेंट्स को आप ऐड कर देंगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। दैट इनकम इज टैक्सेबल एट नॉर्मल स्लैब रेट्स, ये खुसूसियत हमने इसकी पढ़ ली। टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट लगेंगे, देख भी सकते हैं आप, देखें ये हेडिंग्स हैं, दीज आर दी हेडिंग्स एंड दीज आर इट्स एक्सप्लेनेशंस। क्लासिफिकेशन अंडर हेड्स ऑफ इनकम, जी हेड ऑफ इनकम में बिल्कुल क्लासीफाई होगा। अलाउबल डिडक्शन, सेट ऑफ लॉसेज, हमने कहा जी सर बिल्कुल डिडक्शंस अलाउ होंगी, एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। अलाउ सेट ऑफ लॉसेज, अगर लॉस आ जाएगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा, मैंने बताया कि लॉस आ जाएंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। सेट ऑफ होगा, नेट ऑफ होगा, जो लॉसेस का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से नेट ऑफ सेट ऑफ होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉसेस का बेनिफिट मिलेगा। डिडक्टेबल अलाउंसेस मिलेंगे, जी बिल्कुल मिलेंगे। टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे, जी बिल्कुल मिलेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, द टैक्स लायबिलिटी विल बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग जनरल रेट्स टू द टैक्सेबल इनकम, बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमने जब बेसिकली ये चार्ट टाइप, ये जब हमने वर्किंग टाइप चीज देखी तो हमने नॉर्मल टैक्सेबल इनकम की खुसूसियात भी इसी के साथ देख ली। चलो तो हमने कहा सर ठीक होगी बात, अब नॉर्मल टैक्सेबल इनकम समझ आ गया मैं। नाउ कैन वी डिस्कस FTR? यस वी कैन। हमने ये देखा कि जो FTR में नहीं आ रहा वो NTR में आ जाएगा, यानी कि FTR और MTR में नहीं आ रहा वो NTR में आ जाएगा। अब आप देखते हैं, अब हम देखते हैं FTR। अच्छा, FTR की भी हमने दो शाखें बना दी, दो कैटेगरीज बना दी। एक में बना दी PTR और एक में बना दी STR। Now what is PTR and what is STR? PTR is presumptive tax regime and STR is separate tax regime। मतलब क्या हुआ इसका सर? नाम तो हमें समझ आ गए, काम भी समझा दें, अभी समझा दिए देते हैं आपको।
प्रिजम्पटिव और सेपरेट टैक्स रिजीम। अच्छा, सेपरेट टैक्स रिजीम इसे कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं इनकम के, और लॉ ने कहा कि भाई ये तो एफटीआर में ही जाएगा, यानी लॉ ने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये एफटीआर में जाएगा। अच्छा सर, किसी सेक्शन के तहत किया होगा? हमने कहा जी सेक्शन के तहत किया है, बिल्कुल सेक्शन के तहत किया है। 5A, 5AA, 6, 7, 7B, 7E, इस सेक्शन के तहत कुछ बातें लॉ ने हमें मजीद बताई हैं। ठीक है, अच्छा, और लॉ ये कहता है कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया कि जाहिर सी बात है इस जगह सारे नहीं लिखे हुए हैं, कुछ सिलेक्टेड लिखे हुए हैं, लेकिन हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको और भी एलिमेंट्स पता लग जाएंगे। लेकिन बहरतौर ये एक सेक्शन है कि जिसने क्या किया, जिसने कहा कि भाई ये सेक्शंस ऐसे हैं कि इनके तहत हमने टैक्स को इम्पोज कर दिया, ठप्पा लगा दिया, स्टैंप लगा दिया। हमने कह दिया कि ये वो सेक्शंस हैं कि जिस पर लगने वाला टैक्स विल बी द फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक होगी बात? विल बी द फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, फिर ये कहता है कि भाई इन सेक्शंस पर लगने वाला टैक्स, इन सेक्शंस की इनकम पर लगने वाला टैक्स, इस पर तो हमने क्या लगा दिया? ठप्पा लगा दिया। हमने बोला ये तो फाइनल टैक्स में जाएगा ही जाएगा, जबरदस्त, फाइनल टैक्स में जाएगा ही जाएगा, तो भेज देते हैं फाइनल टैक्स में। और उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके सामने आ चुके हैं बेटा, देख भी सकते हैं आप। ठीक है, सही है बेटा। तो ये चीजें, तो इसमें काफी हद तक जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे फाइनल टैक्स रिजीम में ही जा रहे हैं। ठीक है, फाइनल टैक्स रिजीम में जा रहे हैं और ऑर्डिनेंस ने लगा दिया ठप्पा। इसका मतलब कि अब आपने अपना दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, ये वाले एलिमेंट्स तो फाइनल टैक्स रिजीम में ही जाएंगे। जब हम लॉ पढ़ लेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपके सामने लिख दिए, जैसे कि डिविडेंड, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक्स, जैसे कि, अच्छा देख भी लेते हैं, हाँ ठीक है, गिवन है 6, 7, 7 है, ठीक है, 7B, 7E सारा गिवन है। अच्छा, पाकिस्तान सोर्स रॉयल्टी फी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज वगैरह। You can also see this as well. ठीक है, there is a complete section on this. ठीक है, तो ये भी इस इम्पोज कैटेगरी के अंदर आ गया। शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, शिपिंग इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, प्रॉफिट ऑन डेट on every person other than a company and other than some exemption, specific exemptions। फिर 7E को भी इस सेक्शन में डाल दिया गया। हम देखेंगे 7E की भी क्या चीज़ है, वो भी हम देखेंगे। तो हमने कहा कि सर ये फिर लॉ ने ना इन इनकम के ऊपर ठप्पा लगा दिया कि मिसाल के तौर पर अब हम पकड़ लेते हैं डिविडेंड को ना, सबसे आसान डिस्कशन है ही डिविडेंड का। So for the sake of understanding and explanation, let's take dividend as an example. Dividend, हमने कहा अब डिविडेंड को पकड़ लो। डिविडेंड, व्हाट इज द डिविडेंड? कंपनी के जो प्रॉफिट्स अर्न होते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स इज द डिविडेंड। जो भी प्रॉफिट्स अर्न होते हैं कंपनी उन प्रॉफिट्स में से जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपने शेयर होल्डर्स को, दैट्स डिविडेंड। इसकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है जो कि हम डिविडेंड के साथ देखेंगे जब हम एफटीआर पढ़ रहे होंगे। बड़ी जबरदस्त और अच्छी डिस्कशन है इसमें, टेक्निकल डिस्कशन है इसमें, व्हाट इज द डिविडेंड, फिर और भी चीजें डिविडेंड कैटेगराइज कर दी जाती हैं उस डेफिनेशन में। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ गुड डेफिनेशन। लेकिन अभी के लिए लेट्स कीप इट सिंपल कि भाई कंपनी के प्रॉफिट्स हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स इज द डिविडेंड। अब होगा क्या? तो हमने कहा सर ये जो डिविडेंड इनकम है ये एफटीआर इनकम है, कैसे पता लगा? क्योंकि सर इसको ऑर्डिनेंस ने इम्पोज्ड कैटेगरी में डाल दिया, स्टैंप लगा दिया, ये तो एफटीआर ही है। हमने कहा फिर आगे कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं। हमने कहा नहीं,
ऑर्डिनेंस ने कह दिया कि ये इम्पोज कैटेगरी है, डिविडेंड है, स्टैंप लग दिया, फाइनल टैक्स रिजीम। जबरदस्त 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 जबरदस्त। इसका मतलब डिविडेंड कहीं से भी आ जाए, अब इट विल टैक्सेबल अंडर FTR। ठीक होगी बात, और कंडीशन नहीं लगाई। जबरदस्त। तो सर ये PTR क्या है? हमने कहा ये PTR ये है कि यहां पर भी ऑर्डिनेंस बोलेगा तभी जाहिर सी बात है वो FTR में जाएगी, बोले बगैर तो नहीं जाएगी। तो सर यहां भी बोला था, यहां भी बोला है, फर्क क्या दोनों में? फर्क है जो STR वाली कैटेगरी है, हमने कहा कि ऑर्डिनेंस ने स्टैंप लगा दिया और उसने बोला भाई ये FTR की कैटेगरी है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर उसने ये कहा कि एक तो ये कि हम जिस इनकम को कहेंगे जाहिर सी बात है जाएगी तो वही FTR में, स्पेसिफाई तो हम करेंगे, लेकिन एक और चीज भी स्टैब्लिश होनी चाहिए। एंड व्हाट इज दैट? कलेक्टिबिलिटी एंड डिडक्टिबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मैंने कहा सर कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए, कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए, यानी कि विदहोल्डिंग स्टैब्लिश हो रही हो, टैक्स की कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो रही हो। अगर टैक्स की कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी एट सोर्स स्टैब्लिश हो रही है और उस इनकम को हमने FTR में क्लासिफाई भी कर दिया है, तो अब वो FTR में चली जाएगी। इसका मतलब कि सर आपने बेसिकली उसके कहा तो इधर भी है कि ये FTR होनी चाहिए, लेकिन आपने उसके साथ एक पक्ष लगा दी, एक कंडीशन लगा दी कि भाई डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी भी स्टैब्लिश होनी चाहिए। जबरदस्त। तो इसका मतलब सर अगर डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं होगी तो क्या ये FTR में नहीं जाएगी? हमने कहा नहीं, फिर ये FTR में नहीं जाएगी। अगर कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी एट सोर्स का मतलब क्या होता है? एट सोर्स का मतलब होता है एट टाइम ऑफ ओरिजिन। जैसे ही वो इनकम जनरेट हो रही है, जैसे ही वो इनकम पैदा हो रही है, क्या उस पर कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो रही है? एट सोर्स मतलब एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, जैसे ही वो इनकम जनरेट हो रही है। इसकी एग्जांपल्स दूंगा तो मैं आपको मजीद समझ आएगा। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स। अब सर एक्सपोर्ट्स जब होती हैं तो फॉरेन कंट्री में आपने सेल कर दी, अब आपके पास पैसे आए, गर्मा गर्म प्रोसीड्स आपकी अकाउंट के अंदर उतर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक्सपोर्ट्स की, और सर ये बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट में गर्मा गर्म एक्सपोर्ट प्रोसीड्स उतर रही हैं। आजकल तो बैंक्स डॉलर कितने भूखे हैं, जैसे ही पैसे आएंगे नोच लेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स उतर रही हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स उतरी और आपके बैंक में तो मिसाल के तौर पर कन्वर्ट होंगे, PTR में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स मिसाल के तौर पर आपके पास उतनी 20 मिलियन रुपीस की, डॉलर से तो कन्वर्ट हो गए, पाक रुपये में कन्वर्ट हो गए। तो हमने कहा सर जैसे ही गर्मा गर्म ये प्रोसीड्स उतरेंगी, इस 20 मिलियन के ऊपर बैंक 1% का टैक्स काट लेगा, क्योंकि इस पर डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई है। काटना है बैंक को, ये एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है, ऑप्शन नहीं है, बैंक की जिम्मेदारी है, एट सोर्स काटना ही काटना है 1%। तो डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई। अब सर होगा क्या, इस पर 1% यानी कि 0.2 मिलियन का टैक्स कटेगा, बैंक काट लेगा। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो ये टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हुई, प्लस डिडक्शन एट सोर्स हो गई, फुल एंड फाइनल। अच्छा भाई, लेकिन सर एक्सपोर्ट FTR है, ये भी तो प्रोवाइड किया होगा। जी बिल्कुल, इसका मतलब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स FTR, उस पर फुल एंड फाइनल टैक्स लगेगा, ये भी लॉ ने कह दिया, प्लस
डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश होगी तो ये एफटीआर में जाएगा। हमने कहा जबरदस्त। तो हमने कहा डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी भी इस्टेब्लिश हो रही है और लॉ ने कह दिया कि अगर डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स एफटीआर में जाएंगे तो एफटीआर में टैक्स होंगे। डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी का मतलब ये है कि लाजिम आ गया कि इस पर डिडक्शन करनी है। अगर सर डिडक्शन ना की तो हमने कहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अल्फाज ही ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि आप बच के जा नहीं सकते। हमने कहा डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई है। अब मिसाल के तौर पर बैंक की नाअहली की वजह से बैंक ने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया, मिसाल ले रहा हूं मैं, और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बैंक करना भूल गया, तो क्या ये एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एफटीआर से निकल जाएंगी? हमने कहा नहीं। वजह, क्योंकि हमने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी स्टेब्लिश होनी चाहिए। तो सर जिम्मेदारी तो थी, बैंक की जिम्मेदारी भी थी, मौका भी था, लॉ में लिखा भी था, डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई थी, कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई थी, बैंक ने नहीं किया, भूल गया, गलती हो गई, एरर हो गया, पेनल्टी लेगी बैंक पे, वो अलग बात है। लेकिन जो टैक्स पेयर है जिसकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पर टैक्स बैंक ने डिडक्ट करना था, क्या अब वो जंबे मारेगा कि नहीं अब तो मेरा एफटीआर में टैक्स ही नहीं होगा? नहीं। हमने कहा कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश्ड थी, बैंक से मिस्टेक हो गई, बैंक ने नहीं काटा, नाउ यू शुड पे योरसेल्फ 1% ऑफ सेल प्रोसीड्स। बच के नहीं जा सकते, है ये एफटीआर। डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो रही है। Another example, prizes and winnings. प्राइजेस एंड विनिंग्स के अंदर मैं बात करता हूं, किसी भी प्राइस की बात कर लें। अच्छा, प्राइस बॉन्ड की बात छोड़ दें, प्राइस बॉन्ड तो हुकूमत से मिल रहा होता है। So any other price, let's say we take an example of any in a game show, in a Pakistani game show, ठीक है। मिसाल के तौर पर रमज़ान ट्रांसमिशन आ रही है और बोल का कोई गेम शो आ रहा है, और आप उस गेम शो में चले गए एंड यू हैव वॉन अ प्राइज, हो रहे, ठीक है। रमज़ान के अंदर भी लोग, अल्लाह माफ़ करे, गेम शो में जाकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं और कोई गाना सुनाकर प्राइज दे लेते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है भाई। तो किसी ने प्राइज जीत लिया भाई बोल के गेम शो से। सर क्या प्राइस था? मिसाल के तौर पर दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहली एग्जाम्पल कैसे 30,000 कैश प्राइज जीत लिया। जैसे ही 30,000 कैश प्राइज जीतेगा तो प्राइजेस एंड विनिंग्स के ऊपर टैक्स है, एंड दैट टैक्स रेट इज 20%। प्राइज बॉन्ड पर 15 है एंड अदर प्राइजेस एंड विनिंग्स के ऊपर 20% है। हो सकता है ऊपर नीचे कर दिया मैंने, बट इट इज 20% जहाँ तक मेरी याददाश्त है। 15-20 के अंदर आगे पीछे हो जाते हैं मुझसे। अच्छा, लेकिन बट इज 20%। तो 20% हमने कहा कि सर इस पर टैक्स लग जाएगा, और ये जो बोल गेम शो है उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी बंदा प्राइस दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है, वो विदहोल्डिंग एजेंट बन जाता है, उसकी जिम्मेदारी है वो टैक्स काट के पैसे देगा, ठीक है। तो बोल गेम शो की जिम्मेदारी है कि जब ये कैश प्राइस देगा तो टैक्स काट के पैसे देगा, जिम्मेदारी है। डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई है, जिम्मेदारी हमने लगा दी है और उसकी जिम्मेदारी है, उसने करना है। तो हमने कहा ज़बरदस्त। तो सर इसका 20% यानी कि 6,000 टैक्स विदहेल्ड और 24,000 ये रिसीव हो जाएंगे टैक्स पेयर को। ये जो टैक्स है, हमने कहा सर ये है फुल एंड फाइनल टैक्स, ये एफटीआर में जाएगा, फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगा। ये पीटीआर के एसटीआर, हमने कहा एसटीआर में नहीं है ये, पीटीआर में। क्यों? इधर दो कंडीशंस मीट होंगी। नंबर 1,
डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो रही है जी, हो रही है। बोल गेम शो की जिम्मेदारी है, वो काटेगा, उसकी जिम्मेदारी है, उसने पैसे काटने, टैक्स काटे बगैर वो पैसे नहीं दे सकता। प्लस ये प्राइजेस एंड विनिंग्स एफटीआर में है, और बिल्कुल है एफटीआर में, आप देख भी सकते हैं सेक्शन नंबर 156 खोल के आप देख लेंगे एफटीआर में है। तो हमने कहा दोनों चीजें मीट हो रही हैं, कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश भी हो रही है और एफटीआर में भी है। अच्छा, एसटीआर में सीन ये था कि कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी का जिक्र एज सच है नहीं, इम्पोज कैटेगरी है वो है ये एफटीआर, हमने कोई कंडीशन देखनी नहीं है वहां पे। यहाँ पर हमने कहा कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स एट सोर्स इस्टेब्लिश हो रही हो, प्लस लॉ ने कह दिया कि ये किस में जाएगा, फाइनल टैक्स रिजीम में। दोनों चीजें हो गई हैं जी, हो गई हैं, एफटीआर में ले जाओ, जबरदस्त। एक और एग्जांपल, सर बोल गेम शो ने इनाम में बाइक दे दी और बाइक की मार्केट वैल्यू इस वक्त मिसाल के तौर पर चल रही है। अब बोल गेम शो के ऊपर जिम्मेदारी तो है टैक्स डिडक्ट करने की, लेकिन वो कैसे डिडक्ट करे सर, क्या करे, बाइक का टायर निकाल ले? मैंने कहा नहीं, इस केस में फिर डिडक्शन नहीं होगी, इसमें टैक्स कलेक्शन होगी। तो हम जिस बंदे ने भी ये बाइक जीती होगी, हम उसे कहेंगे भैया ये आपको बाइक ले जानी है, सो यू हैव टू डिपॉजिट टैक्स, यू हैव टू पे टैक्स टू अस, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब उसका टैक्स कितना बना, 100,000 पर 20%, 20,000। हमने कहा भाई ये जो टैक्स है ना, इस टैक्स को हम डिडक्ट तो नहीं कर सकते, बट वी विल कलेक्ट, इसीलिए वर्ड यूज हुआ है डिडक्टिबिलिटी एंड कलेक्टिबिलिटी। और बाइक आप पूरी ले जाएंगे, लेकिन आप ये पे करेंगे, फिर आप बाइक पूरी ले जाएं। हमने कहा ठीक है सर। अनदर एग्जांपल, सर यूके के अंदर कोई गेम शो चल रहा था, और यूके गेम शो के अंदर ये भी एक सेगमेंट था that you can call during a time, and if you give the answer to the question you can win prizes। यूके गेम शो था, आपने उस यूके के गेम शो में कॉल की और उस यूके के गेम शो के अंदर आपने 1,000 पाउंड जीत लिए। जबरदस्त बात हो गई। अब ये 1,000 पाउंड जो आपने जीते हैं, क्या इस पर डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश होगी? हमने कहा पॉसिबल नहीं है सर। वजह, क्योंकि गेम शो आपके मुल्क में नहीं चल रहा है कि आपके लॉ, आपके रूल रेगुलेशन लागू होंगे, ये तो यूके में चल रहा है, तो इस पर कोई डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं होगी। तो ये जो प्राइस है 1,000 पाउंड वाला, 1,000 पाउंड वाला ये जो प्राइस है आपका, तो इस पर हम यूके के अंदर अपने लॉ लागू नहीं कर सकते हैं। सो कोई डिडक्टिबिलिटी, कोई कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं होगी इसके ऊपर। तो होगा क्या? तो सर फिर ये पाकिस्तान में रिसीव हो जाएगा, पाकिस्तान में रिसीव हो गया। अच्छा, और लॉ, पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से प्राइजेज एंड विनिंग्स आते किस में है? एफटीआर में। तो सर एफटीआर में तो आते हैं, लेकिन डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स तो एस्टेब्लिश ही नहीं हुई, क्योंकि ये तो विदहोल्डिंग एजेंट हम बना ही नहीं सकते इसको, क्योंकि इस पर तो हमारा कानून लागू ही नहीं होता। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि तुम्हारे पर क्या जिम्मेदारी है टैक्स? हम तो इस पर जिम्मेदारी नहीं लगा सकते यूके गेम शो में। तो हमने कहा सर क्या ये फिर पाकिस्तान में जो रिसीव होंगे पैसे, विल दिस बी टैक्सेबल अंडर एफटीआर और एनटीआर? क्योंकि रिसीव तो होंगे, बिल्कुल होंगे रिसीव। तो हमने कहा सर ये एफटीआर में तो नहीं जा सकता, एफटीआर वाली कंडीशंस पूरी नहीं हुई है। पीटीआर के अंदर जो कैटेगरी है एफटीआर की, ये कंडीशंस तो फुलफिल हुई नहीं है, एफटीआर में नहीं जा सकता। तो किधर जाएगा? हमने कहा सर जो एफटीआर में नहीं जाएगा वो एनटीआर में जाएगा, दैट्स इट। फिर ये एनटीआर में जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आगे जाके पता लगेगा। बस इतना पता है कि एफटीआर में नहीं जाएगा, क्योंकि कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई। आर यू गेटिंग दिस? जबरदस्त।
तो ये मैंने आपको समझा दिया FTR का कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ भी लें आप। Collectibility, deductibility established under the income tax ordinance. The withholding tax so collected deducted is provided as final tax. और जो withholding tax deduct हो जाएगा, collect हो जाएगा, वो होगा full and final. यानी अब उसमें से कुछ पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपको, वो आपकी इनकम पर फुल एंड फाइनल टैक्स हो गया। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी था कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पर बैंक ने 1% का टैक्स काट लिया। अब नाउ दैट इज फुल एंड फाइनल टैक्स, आपको उसमें से कुछ पैसे वापस नहीं मिलेंगे, चाहे आप लॉस भी दिखा दो अब अपना, अब वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। दैट इज फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। The requirement here is collectibility, deductibility, not collection और deduction। मैंने आपको बताया कि देखिए अगर किसी की बेवकूफ़ी की वजह से, नाअहली की वजह से, इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से टैक्स की कलेक्शन ना हो पाई, इसका ये मतलब नहीं है कि कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, वो तो लॉ ने इस्टेब्लिश कर दिए। तो अगर किसी ने गलती से टैक्स डिडक्शन नहीं की, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनकम FTR की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगी, वो स्टिल FTR में ही रहेगी। और अगर कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश्ड है और कलेक्शन नहीं हुई है तो वो खुद से जमा कराएगा टैक्स पेयर उतना ही टैक्स जितना FTR के थ्रू बनता है। It means if the tax is not deducted, collected despite requirement in ITO, then such income shall remain taxable under PTR and the person would be required to submit tax himself. अच्छा, बाकी सारी जो FTR की खुसूसियात हैं, चाहे वो STR हो PTR हो, वो दोनों की सेम है। तो क्या है वो खुसूसियात? अच्छा, पहली खुसूसियत तो ये है कि टैक्स आमतौर पर एट सोर्स लग जाता है। अच्छा, यानी कि ग्रॉस अमाउंट पर लग जाता है। जैसे कि डिविडेंड की मिसाल ली, अब डिविडेंड अगर मिसाल के तौर पर 1 लाख का डिविडेंड आपको मिलना है तो ग्रॉस डिविडेंड की अमाउंट के ऊपर टैक्स लग जाएगा। उसमें से कोई अमाउंट आप लेस नहीं कर सकते, कोई एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते। नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में से कर सकते थे, याद है आपको, एक्सपेंसेस लेस कर सकते थे। लेकिन क्या आप FTR की इनकम में से एक्सपेंसेस लेस कर सकेंगे? हमने कहा नहीं कर सकेंगे, ठीक है नॉट। तो कोई आप टैक्स एक्सपेंसेस लेस नहीं कर सकते, ठीक है, अच्छी बात है। ग्रॉस अमाउंट पर लग जाएगा, एट सोर्स लग जाएगा। गर्मा गर्म इनकम जैसे ही जनरेट होगी, गर्मा गर्म इनकम जनरेट होगी, टैक्स लग जाएगा। जैसे प्रॉफिट ऑन डेट, सूद बैंक में जनरेट हो रहा है, जैसे ही जनरेट हो रहा है, लाख रुपए की सूदी इनकम आई, ठक गर्मा गर्म टैक्स लग गया 15% का, 15,000 रुपए का। अच्छा, तो टैक्स रेट्स, स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स हैं इधर भी। कोई हेड ऑफ इनकम में क्लासिफिकेशन नहीं होगी। अगर कोई इनकम FTR में जा रही है तो वो हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई नहीं। हालांकि देखा जाए तो एक्सपोर्ट की जो प्रोसीड्स आ रही हैं, क्या वो बिजनेस की प्रोसीड्स हैं? जी, लेकिन हम उसको बिजनेस इनकम का पार्ट ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस इनकम का पार्ट या किसी भी हेड ऑफ इनकम का पार्ट वही चीज बनती है जो नॉर्मल रिजीम में जा रही हो। FTR वाली रिजीम को हम किसी हेड के अम्ब्रेला के अंडर क्लासिफाई नहीं करेंगे। अलाउबल डिडक्शंस, क्या कोई एक्सपेंसेस अलाउ होंगे? नहीं होंगे। क्या जब एक्सपेंसेस ही अलाउ नहीं होंगे तो क्या कोई लॉस आएगा? नहीं, लॉस भी नहीं आ सकता। यानी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में से हमने कहा था, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में से हम कोई एक्सपेंसेस लेस नहीं करेंगे कि बॉटम लाइन फिगर आए और हम उस बॉटम लाइन फिगर पर टैक्स लगाएंगे, नहीं, ये हरकत नहीं करेंगे हम तो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के ऊपर, गर्मा गर्म पूरी प्रोसीड्स के ऊपर ही क्या अप्लाई कर देंगे? टैक्स अप्लाई कर देंगे। क्या डिडक्टेबल अलाउंसेस मिलेंगे? हमने कहा डिडक्टेबल अलाउंसेस भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी लेस नहीं हो सकता। क्या टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा? हमने कहा आमतौर पर कोई टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं मुझे पढ़ेंगे तो देख लेंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। टैक्स क्रेडिट भी अलाउ नहीं होगा। टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? सर, जो टैक्स डिडक्ट हो गया, कलेक्ट हो गया, वही टैक्स लायबिलिटी है। हाँ, अगर कम टैक्स डिडक्ट किया तो जितना बनता है उतना पे करना पड़ेगा, और गलती से ज्यादा कर लिया है तो जितना ज्यादा कर लिया है वो फिर रिफंड हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा, ठीक होगी बात। अदरवाइज जैसे मिसाल के तौर पर बैंक्स हैं, अब वो काटते हैं जो भी टैक्स इंडिविजुअल के लिए, तो जितना टैक्स उन्होंने काट लिया वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। अनटिल एंड अनलेस प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से ऊपर चले जाए, वो जब हम प्रॉफिट ऑन डेट में जाके देखेंगे तब की बात तब करेंगे, अभी उसके ऊपर मैं ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, सही है। तो ये सारी बातें भी हमने पढ़ ली। तो FTR का डिस्कशन हमारा हो गया। व्हाट इज MTR? मिनिमम टैक्स रिजीम। अच्छा, मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर भी उसूल FTR वाले ही हैं ज्यादातर, यानी कि डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। यानी अगर डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश ना हुई तो वो MTR में नहीं जाएगा। अच्छा, पहली बात, एक तो डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए, दूसरा ऑर्डिनेंस कहेगा कि ये MTR है,
तो वो MTR में चला जाएगा। अच्छा, इसका मतलब कि सर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इधर FTR के लिए अगर मैं PTR की बात करूं, देखो STR पे तो स्टैंप ऐसे ही लग गया ना, मैं उसको हटा रहा हूँ, वो उस पर तो स्टैंप लगा हुआ ना, एक सेक्शन है। वैसे मैं FTR की बात करूं तो मैंने कहा कि सर इसके फिर दो मोटे क्राइटेरिया ये हो गए कि कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स प्लस प्रोवाइडेड एज फाइनल टैक्स। दोनों चीजें हैं तो ये फाइनल टैक्स रिजीम में चला जाएगा। और मिनिमम टैक्स रिजीम के लिए यही क्राइटेरिया, कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स प्लस प्रोवाइडेड एज मिनिमम टैक्स, तो ये मिनिमम टैक्स रिजीम में चला जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल टैक्स रिजीम में। वेरी गुड। ये बात लिखी हुई है कि डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड एंड विदहोल्डिंग टैक्स सो कलेक्टेड डिडक्टेड इज प्रोवाइडेड एज अ मिनिमम टैक्स। उसके कुछ एग्जांपल दो लिखी हुई मैंने, कमर्शियल इंपोर्ट्स, पेमेंट ऑफ सर्विसेज, बहुत सारी बाकी की बाद में देख लेंगे आप। रिक्वायरमेंट हियर इज कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी, नॉट कलेक्शन डिडक्शंस। वही बातें सारी यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल दे दूँ। अच्छा, कमर्शियल इंपोर्ट्स की एग्जांपल थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी, तो ये हम कमर्शियल इंपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे तभी दूंगा। पेमेंट ऑफ सर्विसेज की एग्जांपल आसान है, इसलिए ये वाली एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, जो कि अभी हमारा मकसद मेन है। When we talk about minimum tax regime, तो हमने जैसे बताया कि सर्विसेज, पेमेंट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, पेमेंट फॉर सर्विसेज। और ये लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ माय फर्म। ये कंपनी और ये मेरी फर्म है HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चलो, अब ये जो मेरी कंपनी है, ये जो मेरी फर्म है, ये प्रोवाइड करेगी सर्विसेज। कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की हमने, मिसाल के तौर पर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करा दी हमने, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल कर दी, इंटरनल ऑडिट सर्विस दी थी मिसाल के तौर पर, एंड दे विल पे टू अस, दे विल मेक पेमेंट ऑफ आवर सर्विसेज, इजंट इट। मिसाल के तौर पर वो ₹1,00,000 की पेमेंट करनी थी उन्होंने, तो पेमेंट ऑफ सर्विसेज उन्होंने की ₹1,00,000 की। अच्छा, किसने करनी है पेमेंट? कंपनी ने करनी है। और कंपनी होती है विदहोल्डिंग एजेंट। कंपनी है, यानी कि जब कंपनी मुझे पेमेंट कर रही होगी तो चूंकि कंपनी विदहोल्डिंग एजेंट है तो डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स एस्टैब्लिश हो गई। और है क्या? पेमेंट ऑफ सर्विस, जो कि किसमें आएगी? मिनिमम टैक्स में। ये प्रोवाइडेड है ऑर्डिनेंस में। तो हमने कहा विदहोल्डिंग एस्टैब्लिश हो गई एंड इट इज प्रोवाइडेड एज मिनिमम टैक्स, दोनों कंडीशन मीट हो गई। तो अब सर ये जो पेमेंट ऑफ सर्विसेज होगी ये पूरी ₹1,00,000 की नहीं होगी। कंपनी क्या करेगी? इस पे से टैक्स काटेगी, और टैक्स इंडिविजुअल और AOP को अगर सर्विसेज की पेमेंट की जाती है तो 10% टैक्स कटता है, यानी कि सर 10,000 रुपीज का टैक्स कट जाएगा एंड आई विल रिसीव द पेमेंट ऑफ 90,000 रुपीज। अच्छा सर, ये जो टैक्स कट गया, जब हम पहले FTR पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ये हो गया फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अब इस पर मजीद कुछ नहीं देना। तो हमें एक पीस ऑफ माइंड हो गया था, रिलैक्स हो गए थे। कट गया, खप गया, मर गया, होना था हो गया, अब मजीद कोई टेंशन लेने की जरूरत हमको नहीं है। अब उस पर जितना भी प्रॉफिट आता हो, जैसे एक्सपोर्ट्स थी, रेवेन्यू पर 1% का टैक्स गवर्नमेंट ने, बैंक्स ने कलेक्ट कर लिया, FBR के पास चला गया। अब उस एक्सपोर्ट के ऊपर हमको 1 अरब का भी प्रॉफिट आ जाए, अब मजीद से मजीद हमें टैक्स नहीं देना उसके ऊपर। फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हो चुकी है। यहां पर टेंशन क्या है कि ये फाइनल टैक्स रिजीम नहीं है, ये है मिनिमम टैक्स रिजीम। इसका मतलब ये है कि ये जो ₹1,00,000 की बिजनेस इनकम तुम्हारी आई है, सर्विस इनकम तुम्हारी आई है, कहा यह जाएगा कि भैया इस ₹1,00,000 के ऊपर HM चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम नॉर्मल टैक्स भी निकालो। मिसाल के तौर पर इस पर नॉर्मल टैक्स बना 12,000, कंपनी ने पे करते हुए काट लिया था 10,000,
तो लॉ कहेगा कि भैया ये आ रहा है मिनिमम टैक्स रिजीम में, तो 10 तो कट गया, 2 नॉर्मल के हिसाब से एक्स्ट्रा बनता, अगर ना कटता तो तुम इसको नॉर्मल में ट्रीट करते, और नॉर्मल के हिसाब से कितना बनता, 12 बनता, तो 2 एक्स्ट्रा दे दो। अच्छा, हमने कहा सर अगर नॉर्मल टैक्स इसका 12 नहीं बनता, अगर नॉर्मल टैक्स इसका बनता 8,000, तो सर ये 10,000 जो कंपनी ने विदहोल्ड करके गवर्नमेंट को पहले से जमा करा दिया है, क्या उसमें से 2,000 रिफंड मिलेगा हमें? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो इसको कहा है कि दिस इज मिनिमम टैक्स। हमने कहा ये तो मिनिमम है, अगर नॉर्मल इससे ज्यादा बनता है तो 2,000 और दे दो, नॉर्मल इससे कम बनता है तो कुछ भी रिफंड की उम्मीद और आस ना लगाओ, वो नहीं मिलने वाला। सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हो गई, इंटरेस्टिंग सी चीज नहीं हो गई, जालिमाना चीज हो गई मेरा बच्चा। तो सर नॉर्मल टैक्स रिजीम तो ज्यादा खतरनाक हुई एफटीआर से। एफटीआर में तो टैक्स कट गया, खप गया, हम सुकून में आ गए, अब मजीद कोई टेंशन नहीं है। मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर सर जिस भी एलिमेंट ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स कट रहा है, कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई। अब सर कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई, अभी मिनिमम टैक्स में जाएगा। अच्छा, और मिनिमम टैक्स में जाएगा तो क्या मतलब है? हमने कहा सर जो भी परसेंटेज है, जैसे कि 10%, अब 10% मतलब बना 10,000, अब 10,000 तो हो गया मिनिमम टैक्स। अगर इस 1 लाख पर नॉर्मल टैक्स बना 12,000, वी हैव टू पे 2K एक्स्ट्रा। अगर बना 8,000, नो रिफंड विल बी मेड। दिस इज, और मिनिमम का मतलब भी यही होता है कि ये तो मिनिमम टैक्स है, इससे ज्यादा बनता होगा तो बनाओ, इससे कम नहीं हो सकता, दिस इज मिनिमम। सर अब अगर कंपनी थी तो विद होल्डिंग एजेंट, डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टेब्लिश हो गई और टैक्स नहीं काटा, तो हमने कहा आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कंपनी की नाअहली है। कंपनी की नाअहली के ऊपर कंपनी पे पेनल्टी लगेगी, डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा, ये अलग चीजें हैं। लेकिन HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए 10,000 इज द मिनिमम, इससे नीचे वो जा नहीं सकता। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? अच्छा, लेकिन अगर ये कंपनी ना होती, देखो कंपनी तो है ही विद होल्डिंग एजेंट ना, अगर ये कंपनी ना होती और किसी सोल प्रोप्राइटर ने HMCA सर्विसेज ली होती, मेरी फर्म से सर्विसेज ली होती, तो पता क्या होता? तो ये नॉट अ विद होल्डिंग एजेंट, ये तो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। और मैंने इसे दी सर्विसेज और इसने मुझे देनी है पेमेंट, और सर ये जो पेमेंट इसने मुझे देनी है, क्या इस पे टैक्स काटेगा? हमने कहा टैक्स काटेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो विद होल्डिंग एजेंट ही नहीं। तो सर क्या टैक्स डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो रही है? हमने कहा नहीं हो रही है। जब डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश ही नहीं हो रही तो क्या ये मिनिमम टैक्स में जाएगा? हमने कहा मिनिमम टैक्स में नहीं जाएगा। जब मिनिमम टैक्स में जाएगा ही नहीं तो क्या ये मेरे लिए मिनिमम टैक्स वाली अमाउंट मिनिमम फ्लोर बनेगी? नहीं बनेगी। हमने कहा फिर तो ये जाएगा ही NTR में, यानी कि सर जो मिनिमम टैक्स रिजीम में जा रहा है वो मिनिमम में भी जा रहा है और फिर NTR में भी जाके चेक हो रहा है। और NTR में अगर ज्यादा बनता है तो जितना ज्यादा बनता है वो टैक्स हमको पे करना है, और अगर मिनिमम टैक्स रिजीम में नहीं जा रहा, डायरेक्टली NTR में जा रहा है, तो हमने कहा अब सर डायरेक्टली NTR में जाने का फायदा ये है कि अब हमें मिनिमम थ्रेशोल्ड तो चेक ही नहीं करना, बनेगा ही नहीं, जो भी है वो NTR है। Are you getting this? इसका मतलब ये है कि सर अगर तो 8,000 बनेगा तो हमें 8,000 देना पड़ेगा। अब वो कोई मिनिमम सीलिंग नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश ही नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जो सर्विसेज दी हैं वो विद होल्डिंग एजेंट को दी नहीं है, हमने तो नॉन विद होल्डिंग एजेंट को दी, उस पर जिम्मेदारी नहीं है कलेक्ट करने की, डिडक्ट करने की। आर यू गेटिंग दिस? तो बेटा दिस इज मिनिमम टैक्स। अच्छा, अगर मिनिमम टैक्स की बात करें, इट मीन्स दैट इफ द टैक्स इज नॉट डिडक्टेड कलेक्टेड, वही बात है जो पहले थी कि टैक्स डिडक्शन कलेक्शन मैटर नहीं करती। हो सकता है टैक्स डिडक्शन ना हुई हो, कलेक्शन ना हुई, कंपनी भूल गई, गलत टैक्स काट लिया, हमने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या कंपनी विद होल्डिंग एजेंट थी? जी थी। क्या उसकी जिम्मेदारी थी? जी थी। तो डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी तो एस्टेब्लिश हो गई है। अब अगर डिडक्शन या कलेक्शन नहीं हुई है
doesn't matter, it will still fall under MTR. Getting? मिनिमम टैक्स रिजीम में रेट्स क्या लगेंगे? देखो, मिनिमम टैक्स रिजीम में सर नॉर्मल अप्लाई नॉर्मल होंगे, लेकिन मिनिमम से कम नहीं हो सकते। तो मिनिमम का रेट तो दिया हुआ होगा जी, वो दिया हुआ होगा, तो नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल अप्लाई हो जाएंगे। अगर नॉर्मल मिनिमम से कम जा रहे हैं तो अप्लाई नहीं होंगे, अगर नॉर्मल मिनिमम से ज्यादा जा रहे हैं तो अप्लाई होंगे। यानी कि इस केस में हमें वी हैव टू सी बोथ द रेट्स। ठीक है, नॉर्मल टैक्स रेट्स, बट वी नो only if higher than minimum specified tax rates भी कर दो। ठीक है, क्लासिफिकेशन अंडर हेड्स ऑफ इनकम, हाँ सर बिल्कुल क्लासीफाई होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल में तो तुम चेक कर ही रहे हैं वैसे भी। डिडक्शंस जी बिल्कुल अलाउ होंगी, क्योंकि एनटीआर, ये एनटीआर से निकल नहीं रही। बेसिकली जब एमटीआर है तो वो एमटीआर के साथ साथ एनटीआर भी है, तो इसके अंदर एनटीआर के क्राइटेरिया पाए जाएंगे। डिडक्टेबल अलाउंसेस जी बिल्कुल नॉर्मल वाली इनकम को कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि नॉर्मल वाली इनकम पर भी तो टैक्स रेट लगाना है, तो उसके लिए हम डिडक्टेबल अलाउंसेस बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे। टैक्स क्रेडिट्स अलाउ नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम देख लेंगे। और टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट होगी? एनटीआर भी निकालो और मिनिमम टैक्स, दोनों को कंपेयर करो, जो हायर आएगा वही टैक्स लायबिलिटी तुम्हारी। तो फाइनल टैक्स रिजीम हम डिस्कस कर चुके थे, मिनिमम टैक्स रिजीम को हम देख चुके एग्जाम्पल के साथ, एनटीआर को हम पहले ही देख चुके थे कि जो भी एफटीआर बनी जाएगी, जो भी एमटीआर बनी जाएगी, वो किधर चली जाएगी? एनटीआर में चली जाएगी। अब इसकी एक और एग्जाम्पल लो कि सर जो एफटीआर बनी जा रही, जो एमटीआर बनी जा रही, वो आपने कहा कि किसमें चली जाएगी? एनटीआर में चली जाएगी। टेक एग्जाम्पल, हाउ? सैलरी कहाँ जाएगी? एफटीआर में, एमटीआर में, एनटीआर में। चलो लॉ में लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं लॉ में। अच्छा, क्या लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये एफटीआर में जाएगी? नहीं लिखा हुआ। क्या लॉ में ये लिखा हुआ एमटीआर में जाएगी? नहीं लिखा हुआ। तो कहाँ जाएगी? एनटीआर में जाएगी। अच्छा सर, अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को सैलरी देती है, क्या टैक्स काट के देती है? जी देती है, क्योंकि कंपनी अगर तो एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख पर मंथ है, तो क्या कंपनी उस एम्प्लॉय को पूरी लाख रुपए सैलरी देगी? हमने कहा नहीं सर, टैक्स काट के देगी। मिसाल के तौर पर कितनी देगी? तो हमने कहा भाई सैलरी तो है 1 लाख रुपए, लेकिन कंपनी पर जिम्मेदारी है कि वो टैक्स काटे, एम्प्लॉय की सैलरी का टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराए, और मिसाल के तौर पर उसका पर मंथ टैक्स बनता है 3000। तो हमने कहा अब कंपनी उसके बैंक अकाउंट में जो सैलरी ट्रांसफर मारेगी वो होगी 97,000, और ये 3000 एफबीआर के पास चला जाएगा। इसका मतलब कंपनी विदहोल्डिंग एजेंट है जी। इसका मतलब कंपनी अगर सैलरी दे रही है एम्प्लॉय को, तो डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई है जी, हो गई है। तो एफटीआर में नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। एमटीआर में नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि एफटीआर और एमटीआर में जाने के लिए 2 कंडीशन मीट होने चाहिए। एक तो कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी भी इस्टेब्लिश हो, और नंबर 2 it is provided as final tax or minimum tax in the ordinance. So neither it has been provided as final tax, neither it has been provided as minimum tax. So it will automatically flow in the normal tax regime. Is this crystal and clear to everyone? ठीक है बेटा, तो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में चला जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि हाउ if any income is not stamped as FTR or MTR or deductibility collectibility वाली बातें, so how it will be classified as NTR। ठीक होगी बात? अच्छा, नॉर्मल टैक्स रिजीम के ही अंदर हम एक और कैटेगरी को भी डिस्कस करते हैं, इस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो लॉ इसको नॉर्मल से अलग नहीं करता, लॉ कहीं नहीं बोलता कि नॉर्मल से अलग है, कि इसे किसी हेड ऑफ इनकम में ना लेके जाओ, ऐसा लॉ कहीं नहीं बोलता।
लेकिन लॉ क्या करता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऑफ इनकम हैं जिनके लिए लॉ अलग से रेट्स दे देता है। डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी वाली बातें भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन लॉ ने कहा, और लॉ ने ये भी नहीं कहा कि नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब अगर सर डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी वाली बातें नहीं है और एफटीआर नहीं है और एमटीआर नहीं है, ऑटोमेटिकली इट्स एनटीआर। यस इट्स एनटीआर। बस एक फर्क है, क्या इस पे नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसके रेट अलग से दिए हैं। एफटीआर एमटीआर वाला चक्कर तो नहीं है, डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी वाली बातें भी नहीं है, लेकिन इसके रेट्स अलग से दिए हैं, इसलिए ये नॉर्मल के साथ जम नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा जम नहीं हो पाएगी तो अलग से कॉलम डाल के सेपरेट ब्लॉक लिख देते हैं, तो लिख दो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम which is not provided for as taxable as FTR or MTR. Income although provided for taxable under PTR MTR, but collectibility or deductibility is not established either due to transaction with non-withholding agent or cross-border transaction, and special tax rate is provided under ITO for taxation of such income. बात समझ आ रही है? तो भाई डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश, मिसाल ऐसा हो सकता है कि कोई एफटीआर हो लेकिन डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश ना हो, तो कहां चली गई वो? एनटीआर में। और एनटीआर में उसके लिए खुसूसी रेट गिवन है। सिंपल सिंपल चली गई एनटीआर में, क्राइटेरिया क्या है? वही, लेकिन नॉर्मल स्लैब रेट पर टैक्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस ने उसके लिए अलग रेट दिया है। ऑल डिस्कशन रिमेनिंग द सेम। कैसे जाती है एफटीआर में, कैसे जाती है एनटीआर में? अगर नहीं जा रही तो कहां जाएगी? एनटीआर में। लेकिन एनटीआर में उसके लिए स्पेशल रेट गिवन है। तो हमने कहा अब सर ये बन गई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। उसकी कुछ एग्जांपल हैं आपके सामने, समझाएंगे हेड के साथ, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है, सर क्या बाकी सारी खुसूसियात एनटीआर वाली ही फॉलो होंगी? जी, लेकिन रेट सेपरेट है। मिसाल के तौर पर जब हम सैलरी देखेंगे तो सैलरी में हम देखेंगे गोल्डन हैंडशेक पेमेंट, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। 37A सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन टैक्स, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैंने बताया ना लिमिटेड एग्जांपल लिखी हुई, सारी नहीं लिखी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, टैक्स की रेट्स अलग है। बाकी सारी खुसूसियात वही हैं, बस स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स हैं। क्लासिफिकेशन हेड में होगी, एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट्स अलाउ नहीं होंगे। सर ये क्यों नहीं होंगे? अच्छा, ये ऑर्डिनेंस में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि नहीं होंगे। सुनना, ऑर्डिनेंस में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये अलाउ नहीं होंगे, नहीं हो सकते, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होते। पोर्टल भी इसको अलाउ नहीं करता, ऑनलाइन पोर्टल, ऑर्डिनेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन चूंकि पोर्टल अलाउ नहीं करता और पोर्टल उसकी कैलकुलेशन में इसको कंसीडर नहीं करता, तो इसका मतलब प्रैक्टिकली ना इस पर डिडक्टेबल अलाउंस मिल सकता है, ना प्रैक्टिकली इस पर टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। तो जब मिल नहीं सकता, सो लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, इट्स नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज लॉ के अंदर नहीं लिखा हुआ। The tax liability would be determined by applying specific tax rates to the income। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो फिर इस पे बता दूं कि कुछ ऑथर की बुक्स आप देखेंगे कि कहीं किसी ऑथर ने किसी सोल्यूशन में टैक्स क्रेडिट इस पे भी ले लिया हो, लेकिन आपने नहीं लेना क्योंकि इस पे नहीं लिया जाता। IRS के पोर्टल भी अलाउ नहीं करता होता, ठीक है बेटा। सो दिस इज FTR, MTR एंड नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम। मैं इसको जरा फिर से सम अप कर दूं आप लोगों के लिए। बातें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। नॉर्मल टैक्स रिजीम को मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, सारे हेड्स ऑफ इनकम में सारी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जो FTR MTR में नहीं जा रही वो कहाँ चली जाएगी? NTR में चली जाएगी। सारी नॉर्मल हर हेड की सम अप हो जाएंगी, उस पर नॉर्मल टैक्स रेट या नॉर्मल स्लैब रेट लग जाएगा। सारे हेड्स की इनकम जो सम अप हो रही है उसमें एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, लॉसेज पर्टिकुलर हेड में आते हैं, ओवरऑल टैक्स लॉस नहीं होता। सर एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस होगा टोटल इनकम में से, टैक्स लायबिलिटी के बाद टैक्स क्रेडिट भी लेस होगा, ये एक बेनिफिट है। तो ये तो नॉर्मल टैक्स रिजीम की सारी बातें हो गई हैं। एडवांस टैक्स वगैरह भी लेस होगा, जो भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं FTR और MTR की, तो FTR में दो कैटेगरीज बन गई, एक STR एक PTR। STR इज द इम्पोज्ड कैटेगरी, ठप्पा लग गया है, ये वाली इनकम है तो वो FTR में ही जाएगी, और बाकी कोई कंडीशन हो ना हो, बस ये ठप्पा लग गया तो ये FTR में जाएगी। PTR के अंदर हमने कहा कि दो चीजें हैं, एक डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश होना चाहिए, एंड नंबर 2 इट इज प्रोवाइडेड एज फाइनल टैक्स। तो अगर प्रोवाइडेड एज फाइनल टैक्स है और रेट्स भी उसके अलग से गिवन होंगे, हमने कहा अब ये चली जाएगी FTR में, ठीक है। जैसे कि प्राइजेस एंड विनिंग्स और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। मिनिमम टैक्स रिजीम की मैंने बात की, मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर भी दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश अंडर द लॉ, नंबर 2 एंड द इनकम इज प्रोवाइडेड एज मिनिमम टैक्स। तो फिर उस पर मिनिमम टैक्स का रेट लगाओगे,
बट मिनिमम टैक्स का रेट लगाने से ऐसा नहीं काम खत्म हो गया, हमने कहा साथ में नॉर्मल से भी कंपेयर करेंगे। इसका मतलब द मिनिमम इज ओनली नॉट मिनिमम, इट्स मिनिमम प्लस नॉर्मल। मिनिमम इज द मिनिमम सीलिंग, मिनिमम फ्लोर, मिनिमम फ्लोर कह लो उसको, ठीक होगी बात। इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर उसी को हमने नॉर्मल में कैलकुलेट किया और नॉर्मल में उसकी ज्यादा लायबिलिटी आ गई तो हमने कहा फिर वो लायबिलिटी मानी जाएगी। और नॉर्मल टैक्स रिजीम तो पहले ही मैं बता चुका था, जो FTR और MTR दोनों में नहीं जाता वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में चला जाएगा। और नॉर्मल टैक्स रिजीम की सारी खुसूसियात आपको मैंने बता भी दी थी, हमने देख भी ली थी। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या है नॉर्मल टैक्स रिजीम का हिस्सा, रेट्स बस अलग से गिवन है, डिडक्टिबल अलाउंस टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, बाकी सारी खुसूसियात नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली हैं। सो दिस सम्स अप द एंटायर डिस्कशन ऑफ टैक्स regimes. Thank you so very much. May Allah bless you all. Take care a lot. मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी के कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। टेक केयर अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।